जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है, अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, एक विशेष मान पर एक रोचक घटना घटित होती है। आइए इसकी कल्पना करें। हमारा उद्देश्य है ये समझना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और ये कैसे होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अध्ययन करना। पानी से भरे एक्वेरियम के तल पर एक प्रकाश स्रोत ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाता है। यह पानी प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम में है और एक्वेरियम के बाहर की वायु प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम है। माना जल का अपवर्तनांक N1 और वायु का N2 है। प्रारंभ में जब टॉर्च ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है और चालू होती है तो हम देख सकते हैं कि प्रकाश किरण पानी के माध्यम से होकर निकलती है, पानी और वायु के बीच के अंतरा पृष्ठ को पार करती है और अंत में स्रोत से प्रकाश की सीधी किरण के रूप में निकलती है। अब टॉर्च को इस प्रकार झुकाए कि प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब से एक कोण बना ले। इसे आपतन कोण I कहते हैं। जब प्रकाश की किरण कांच या पानी जैसे सघन माध्यम से गुजरती है तो इसकी चाल वायु जैसे विरल माध्यम में इसकी चाल की तुलना में धीमी होती है। चाल में परिवर्तन के कारण सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोण पर गुजरते समय अभिलंब से दूर झुक जाता है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे अभिलंब से अपवर्तन कोण R बन जाता है। साथ ही वह प्रकाश किरण आंशिक रूप से पानी की सतह से परावर्तित हो जाती है। इसीलिए आप पानी के टब के भीतर एक कमजोर परावर्तित किरण भी देख सकते हैं। इस घटना को आंशिक आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब स्रोत को और आगे झुकाए ताकि आपतन कोण I बढ़ जाए। कोण I में वृद्धि के साथ अपवर्तन कोण R भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम स्रोत को झुकाते हैं, अपवर्तित किरणों की तीव्रता कम होती जाती है। एक विशेष बिंदु पर आपतन कोण ऐसा होता है कि अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाती है, अर्थात किरण वायु जल अंतरा पृष्ठ के अनुदिश गति करती है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को सघन माध्यम में आपतन कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। स्रोत को और अधिक झुकाने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि धुंधली परावर्तित किरण अचानक चमकीली हो गई और अपवर्तित किरण गायब हो गई है। इस स्तर पर प्रकाश की किरण बिना किसी अपवर्तन के पानी के टब के भीतर पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उस घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके कारण प्रकाश की किरण प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम से प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम से गुजरते समय पृथक्करण सतह पर प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान प्रकाश विरल माध्यम में पारगमित नहीं होता है और न ही सतह द्वारा अवशोषित होता है, बल्कि प्रकाश की पूरी मात्रा वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से नहीं गुजर सकती है, बल्कि ये तभी हो सकता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। माध्यम के विभिन्न युग्मों के लिए क्रांतिक कोण भिन्न होते हैं। स्नेल के नियम का उपयोग करके विभिन्न माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कर सकते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार N1 टाइम्स sin I
इज इक्वल टू N2 टाइम्स साइन R। क्रांतिक कोण के लिए I इज इक्वल टू IC और R इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमारे पास है N1 टाइम्स साइन IC इज इक्वल टू N2 टाइम्स साइन 90 डिग्रीज। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। इस मान को निम्न समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा N1 टाइम्स साइन IC इज इक्वल टू N2। उपरोक्त समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर साइन IC इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। उपरोक्त सूत्र का उपयोग करके विभिन्न माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण IC का मान ज्ञात किया जा सकता है। सारांश। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उस घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें प्रकाश की किरण प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम से प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतित किरण को प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम से प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम में गुजरना चाहिए और प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सीखा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विभिन्न अनुप्रयोग हैं? अधिक जानने के लिए बने रहें। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन है। आइए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण देखें। हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण। ये एक सामान्य अनुभव है कि जल के भीतर किसी वस्तु को बाहर से देखने पर यह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस परिघटना के लिए अपवर्तन जिम्मेदार है। मान लीजिए एक वस्तु O गहराई h पर एक सघन माध्यम में है। O से आने वाली किरण OQ बिंदु Q पर अपवर्तित हो जाती है और पथ QE के अनुदिश गमन करती हुई प्रेक्षक के नेत्र में प्रवेश करती है। यदि EQ को सघन माध्यम में बढ़ाया जाता है तो ये अभिलंब PN' के बिंदु I पर मिलती है। इसलिए प्रेक्षक वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु I पर देखता है। यहाँ PO HO यानी कि वस्तु की वास्तविक गहराई के बराबर है और PI HI के बराबर है। आभासी गहराई वास्तविक गहराई से छोटी है। अब मान लीजिए कि प्रेक्षक जल के भीतर एक मछली है और ये व्यक्ति के नेत्र को देखती है। ये व्यक्ति के नेत्र को कहाँ देखेगी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किरण EQ को वायु में बढ़ाएं। ये बिंदु O से सतह तक खींचे गए अभिलंब से बिंदु I पर मिलती है। इस प्रकार मछली व्यक्ति के नेत्र को O के बजाय बिंदु I पर देखती है। यहाँ PO वास्तविक ऊंचाई के बराबर है। HO और PI आभासी ऊंचाई HI के बराबर है। आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक है। इस उदाहरण से पता चलता है कि यदि विरल माध्यम में किसी वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाता है तो यह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये प्रकाशीय रूप से विरल होता जाता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक घटता जाता है। इस प्रकार सूर्य से आने वाला प्रकाश लगातार बढ़ते हुए अपवर्तनांक के माध्यम से गुजरते हुए पृथ्वी पर प्रेक्षक तक पहुंचता है और इसलिए इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस प्रकार के अपवर्तन के कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त वास्तविक घटना से
2 मिनट बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय या सूर्यास्त तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर पहुंचता है। S1 क्षितिज से थोड़ा नीचे सूर्य की स्थिति है। S1 से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार अपवर्तित होकर प्रेक्षक P तक पहुंचती है। यहाँ बिंदु P पर किरण के वक्रीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षितिज के ऊपर S2 से होकर गुजरती है। इस प्रकार S2 सूर्य की आभासी स्थिति है। इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होने पर भी दिखाई देता है। इसी तरह सूर्यास्त के समय क्षितिज से थोड़ा नीचे होने के बाद भी कुछ समय तक ये दिखाई देता है। आइए सारांश में देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। एक उदाहरण की सहायता से हमने देखा है कि यदि विरल माध्यम में किसी वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाता है तो ये ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। हमने ये भी सीखा कि अपवर्तन वो परिघटना है जिसके कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त वास्तविक घटना से 2 मिनट बाद दिखाई देता है। हर जगह अपवर्तन के उदाहरण है। क्या आप किसी ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपने अपने चारों ओर प्रकाश को अपवर्तित होते देखा हो? विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के व्यवहार के बारे में और क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये लाल क्यों हो जाता है? आइए इन सवालों के जवाब जानें। हमारा उद्देश्य है रेले प्रकीर्णन का अध्ययन करना, ये समझना कि यह प्रकृति में कैसे होता है। हम सभी ने देखा होगा कि सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखाई देता है। दोपहर तक वही आकाश नीला, जबकि सूर्यास्त के समय फिर से लाल दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस परिघटना को समझने के लिए आइए हम भौतिकी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा का अध्ययन करें जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हम पहले ही विक्षेपण परिघटना से अध्ययन कर चुके हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, जिन्हें सामान्यतः विबग्योर कहा जाता है, अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रत्येक रंग की एक अलग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होती है। इनमें से बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। ये रंग या श्वेत प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में होते हैं जल वाष्प, धूल के कण और विभिन्न गैस अणु, जिनमें से अधिकांश होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब प्रकाश की किरण इन गैस अणुओं पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और स्थायी रूप से उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अर्जित ऊर्जा को सभी दिशाओं में प्रकाश के रूप में पुनः विकिरित करते हैं और निम्न ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब अणुओं का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम हो। इस घटना की खोज वैज्ञानिक रेले ने की थी, इसीलिए इसे रेले का प्रकीर्णन कहा जाता है, या आमतौर पर इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रेले ने यह भी सिद्ध किया कि प्रकीर्णन की मात्रा वियुक्त क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के। अतः 7 रंगों में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला बैंगनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, जबकि लाल अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला सबसे कम प्रकीर्णित होता है। दिन के समय सूर्य लगभग प्रेक्षक के ऊपर होगा, इसीलिए प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में धूल के कण लगभग अनुपस्थित होते हैं। अतः जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, लघु तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला आदि अधिक प्रकीर्णित होते हैं। लेकिन मानव आंख बैंगनी की तुलना में नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।
अतः दिन के समय आकाश प्रेक्षक को नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य बहुत दूर प्रतीत होता है पृथ्वी से प्रेक्षक को, इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की अधिकतम मोटाई से यात्रा करनी पड़ती है। वायुमंडल के तल पर धूल के कणों का घनत्व ऊपर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए जब प्रकाश वायुमंडल से नीचे की ओर जाता है तो लघु तरंग दैर्ध्य जैसे जामुनी, नीला आदि के रंग वायुमंडल के ऊपर प्रकीर्णित होते हैं, जो सूर्य के निकट होता है। जब तक सूर्य का प्रकाश दूर वाले प्रेक्षक तक पहुंचता है, तब तक केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले रंगों जैसे नारंगी और लाल का प्रकीर्णन बना रहता है। इस कारण से सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। इसी तरह सूर्योदय के दौरान सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अधिकतम मोटाई से यात्रा करनी पड़ती है, इसीलिए आकाश लाल दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेले का प्रकीर्णन जल वाष्प, धूल के कणों और गैस के अणुओं के कारण होता है, जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है कणों के आकार, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और वातावरण के घनत्व पर। सारांश: प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन की खोज रेले नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेले ने सिद्ध किया कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और वायुमंडल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी किताब को अपनी आंखों के बहुत करीब से पढ़ने की कोशिश की है? आप शायद अक्षरों को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। सोचा है क्यों?